नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हराया। अब से कुछ देर बाद दूसरे क्वालीफायर में स्कॉटलैंड का सामना ओमान से होगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल को पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और भारत भुवनेश्वर में होने वाले FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में 24 नवंबर को अपने अभियान की शुरुआत फ्रांस के खिलाफ करेगा। और खबरों की शुरुआत करते हैं 2020 विश्व कप क्रिकेट से, जिसके पहले क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम 19 ओवर और 3 गेंद में 97 रन पर आउट हो गई है। तो इस तरह से बांग्लादेश ने ये मैच 84 रन से जीत लिया है। और अजय, अगर हम देखें कि मैच की स्थिति जो है अब क्या बन रही है, अगर हम सुपर 12 में पहुंचने के चांसेस को देखें। यहाँ सुपर 12 में बांग्लादेश ने ये मैच जीत के काफी अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांग किया है, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश जो है सुपर 12 में अभी इट्स गॉट वर्चुअली जो कहते हैं ना 1 फुट इन द, तो उस तरह का मामला है। अभी एग्जैक्टली पहुंचे नहीं है, लेकिन बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो है जो नेक्स्ट मैच होने वाला है या अभी जो स्टार्ट हो रहा है बिटवीन ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम ग्रुप बी में, 2 टीमें जो हैं जो ग्रुप बी में से वो आपके सुपर 12 में जो हमारी जो टॉप 8 क्रिकेट टीम्स को ज्वाइन करेंगी ग्रुप बी से। अभी खैर बांग्लादेश जो है 4 पॉइंट लेके 2 विक्ट्री से टॉप कर रहा है ग्रुप को, लेकिन अभी जो नेक्स्ट मैच है अगर उसमें स्कॉटलैंड जो है ओमान को हरा देता है तो स्कॉटलैंड फिर से 6 पॉइंट पे हो जाएगा, उसकी 3 विक्ट्री हो जाएंगी और उसका वो टॉप पे फिर पहुंच जाएगा एंड इट विल एंटर द सुपर 12। और बांग्लादेश जो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा तो वो भी सुपर 12 में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ओमान ने स्कॉटलैंड को हरा दिया तो ओमान के भी बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं टू एंटर द सुपर 12 बिकॉज उनका नेट रन रेट काफी अच्छा है। और फिर 3 टीमें जो हैं वो 4 पॉइंट पे हो जाएंगी। बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट होंगे, स्कॉटलैंड के 4 पॉइंट होंगे और साथ में ओमान के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी ने अभी अपना खाता नहीं खोला है और उनके पूरे मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब 3 टीमें, अगर उसके बाद फिर नेट रन रेट की बात आएगी तो उसमें बांग्लादेश के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं क्वालिफाई करके सेकेंड राउंड में जाने के सुपर 12 में, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, प्लस 1.733 है, विच इज वेरी गुड। एंड दे हैव गॉट एक पैर उनका सुपर 12 में है, लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि कौन सी टीम किसको कितने पॉइंट्स, कितने रन से हराती है, कितने विकेट से हराती है, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ग्रुप की दूसरी टीमों की पोजीशन को देखते हुए निर्धारित होगा कि कौन सी टीम वो सुपर 12 में पहुंचती है, क्योंकि पहले सुपर 8 पहले से निर्धारित हो चुके हैं और 4 टीमें ये ग्रुप मुकाबलों से खेलने के बाद जो शीर्ष की टीमें रहेंगी। जी हाँ सिद्धार्थ जी, अब ये ग्रुप बी का हाल था। ग्रुप ए में से तो वैसे तो आपको देखा होगा, आपने श्रीलंका ने कल जो अच्छी विक्ट्री हासिल करी, उस पे जो है वो 4 पॉइंट लेके वो 2 मैच से वो पहुंच गया है सुपर 12 में। लेकिन अब जो है जो नेक्स्ट उनका है उसमें लगता है जो यही है कि आयरलैंड डेफिनेटली वो निकल जाएगा, क्योंकि नामीबिया इज अ प्रीटी वीक टीम। 97 रन पे पहले मैच में वो, सेकेंड मैच में वो हारे थे आयरलैंड से, श्रीलंका से। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, लेकिन मोरलेस आयरलैंड जो हैं वो भी सुपर 12 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि नामीबिया और नेदरलैंड्स ये दोनों ही बहुत वीक टीम्स हैं और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा ग्रुप स्टेज के आगे प्रोग्रेस कर पाएंगी। तो मोरलेस सर्टेन है श्रीलंका,
आयरलैंड, और दूसरा जो ग्रुप बी है उसमें तो भी इट्स स्टिल ओपन। बिल्कुल। और अगर आज के मैच पर हम बांग्लादेश और पापुआ न्यू गिनी के मैच पर एक नजर डालें स्कोर कार्ड पे, तो जो जीत के नायक बांग्लादेश के रहे हैं उसमें शाकिब अल हसन की तारीफ करनी होगी, और महमूदुल्लाह जी, और महमूदुल्लाह ने जिन्होंने जो है हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट करी है, और एक जिसे कहते हैं कप्तान वाली जो पारी है वो खेला है। जी हाँ, महमूदुल्लाह भी जो है टेस्ट से रिटायर कर चुके हैं, और उसके बावजूद जो है उन्होंने इस T20 में आने से पहले कह रहे थे काफी मोराल लो है और वो T20 से भी रिटायर कर सकते हैं, ये काफी सारी चीजें स्पेकुलेशन चल रही थी, लेकिन खैर अभी वैसी सब नहीं है एंड ही इज फुली कमिटेड। लेकिन जो इनका जो पहला मैच हुआ था अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जो ये मात्र 6 रन से हारे थे, उसने पूरा ग्रुप ऐसा ओपन किया। अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री हो गई होती आज की तारीख में बांग्लादेश की, तो ये मंजर न देखना पड़ता कि उनको वेट करना पड़ रहा है कि नेट रन रेट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो सब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से परे होते। लेकिन अभी है तो कुछ किया नहीं जा सकता। और अगर हम देखें तो बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीमें जो हैं, जब आप इनको देखते हो कि ये उस तरह की टीमों में अगर इनको सुपर 8 में जगह नहीं मिलती है तो वो भी एक निराशाजनक बात होती है। और इसमें मतलब जिस तरह की टीम्स हैं, कोई एक मतलब हम ये कहें कि बहुत ज्यादा पुरानी टीमें नहीं हैं, नए देशों की टीमें हैं, उनके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका को रखा गया है। देखिए श्रीलंका ऐसा है कि श्रीलंका एक्चुअली ये तो रैंकिंग्स की जो ICC T20 की रैंकिंग है उसी के बेसिस पे ही बिल्कुल ये ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, सुपर 12 में कौन रहेगा और क्वालिफायर्स कौन खेलेगा ग्रुप स्टेज में। लेकिन हम अगर श्रीलंका की बात करें तो देखिए श्रीलंका पिछले 6-8 महीनों में इनका काफी सारा इश्यूज भी आए हुए हैं। आपको याद होगा कि जब ये बोर्ड को लेके भी बोर्ड को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से भी जो भी है इश्यूज थे, कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज रहे, काफी सारे प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, फाइनली उन्होंने साइन किए। हर सीरीज पे जाने से पहले, खेलने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का इशू मुद्दा उठ रहा था। लेकिन उसके अलावा भी इनके 3 वेल सेट प्लेयर्स जो इनके खेलने वाले मेन टीम के प्लेयर्स थे, जिनमें धनुष्का गुनारत्ना थे, निरोशान डिक्वेला थे और कुशल मेंडिस थे। आपको याद होगा ये जून-जुलाई में जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड में, जो इन्होंने बायो बबल ब्रीच करके ये जो है अपने होटल से बाहर आके उसके बाद ये वापस लौटे। जब तो श्रीलंका क्रिकेट ने, जो उनकी गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की इन द कंट्री, उन्होंने इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और इनको तीनों को 1 साल का बैन दे दिया। उस बैन की वजह से टीम काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और अब जो है बेसिकली इनका दारोमदार एक यंगस्टर है निसांका, उसके बाद इनके विकेट कीपर हैं कुशाल परेरा, फिर नंबर 3 पोजीशन पे पूरा दारोमदार दिनेश चांडीमल पे होगा। हसरंगा ने जो है क्या कहते हैं पिछले मैच में 71 रन मारे, बहुत अच्छे 71 रन मारे, जिससे एक थोड़ा सा एक समा बन रहा है कि डेफिनेटली श्रीलंका दे वर द 2014 चैंपियंस, और इनका इतना बुरा हाल हुआ है कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे सुपर 8 के लिए। ठीक है, लेकिन अब आ गए हैं सुपर 12 में, तो मुझे लगता है कि यहां से इनकी शुरुआत होगी अच्छे परफॉर्मेंस की। बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सुपर 12 में वो 4 टीमें कौन सी हैं जो क्वालिफाई करती हैं। T20 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 12 के मुकाबले 23 अक्टूबर से खेले जाएंगे। भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को खेलेगा। आकाशवाणी से इन मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले भारत ने कल दुबई में दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, जबकि पहले अभ्यास मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो हुआ था, और इसके बाद अगर हम देखें तो इस समय भारत एक मजबूत स्थिति में और एक तरह से कहा जाए कि वर्ल्ड कप का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो माना जा रहा है। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कंटेंडर माना जा रहा है, और 2 वार्म अप मैचेस भी जो हुए, इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट से जीता और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की, 9 विकेट से जीते, जिसमें हमारे सारे ही सलामी बल्लेबाज जो भी थे, रोहित शर्मा ने भी अच्छा मारा, उसके अलावा क्या कहते हैं KL राहुल ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया, बिल्कुल, और विराट कोहली ने भी देखा होगा तो कल उन्होंने बैटिंग तो नहीं की, 2 ओवर जरूर फेंके, तो वो भी शायद ट्राई कर रहे हैं कि वो भी शायद थोड़ा सा बॉलिंग ऑप्शन अपने आप को एक रखना चाहते हैं अगर फ्लैट विकेट होती है जी। तो
और जिस तरीके से हम देखें तो ये जो अभ्यास मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें भारत ने 8 विकेट से हराया है, और अगर जो पहला अभ्यास मैच था उसमें भी भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में जो हमारा देश है वो हमेशा की तरह दिख रहा है और अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। और वैसे देखें तो चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है तो कहीं ना कहीं वो एक पूरा जो देश है, दोनों देश के लोग जो हैं फैंस, क्रिकेट फैंस, उसमें उनकी निगाहें इस मैच पर होती हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, जहां तक हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान ने सिर्फ 3 चैंपियंस ट्रॉफी के ही मैचेस जीते हैं, जिसमें से एक फाइनल था, उसमें इंडिया को उन्होंने हराया था। बाकी जितने भी मैचेस हैं, 14 मैच T20 या ODIs में, वो इंडिया को ही जीत हासिल हुई है। तो डेफिनेटली इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है और इंडिया के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में भी खेला है और पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलते हैं, या इंडिया जैसे भी है बीसीसीआई का जो भी इश्यूज हैं। लेकिन आईपीएल से खेलने पे उनकी पिचेस पे टेलर जो वेन्यूज हैं, ओमान में तो ये जो तीनों शारजाह में, अबू धाबी में और दुबई में जो मैचेस होंगे, तो उन पिचेस पे सब पे आईपीएल और हमारे इंडिया के सारे ही प्लेयर्स जो हैं आईपीएल में खेले हैं, उससे बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज भी हो गया, उनकी जो न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गई, जो व्हाइट बॉल सीरीज थी, T20 एंड ODIs, लास्ट मैच, पहला मैच शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले सिक्योरिटी स्केयर के चलते न्यूजीलैंड ने टीम को अपनी विड्रॉ कर लिया और वापस उनको न्यूजीलैंड फ्लाई कर लिया। उससे तो इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं वो कैप्टन जो है टीम नहीं, डेफिनेटली। लेकिन कहने की बात होगी, पाकिस्तान कैन ऑलवेज स्प्रिंग अ सरप्राइज विद द लाइक्स ऑफ बाबर आजम, फखर जमान जो है काफी समय के बाद उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है और वो एक वेटरन क्रिकेटर हैं जिन पे काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा और उन्होंने काफी अच्छे रन भी बनाए हैं वार्म अप मैच में। ये अलग बात है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है पाकिस्तान कल का मैच 6 विकेट से हार गया, लेकिन उससे इतना ज्यादा हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो कैसा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है, उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी हो गए, उसके बाद हैरिस रॉफ हो गए, हसन अली हो गए, ये सब अच्छे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं और उनपे ये लोग काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही दिलचस्प मैच लोगों को देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं हॉकी की। गत चैंपियन भारत भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले दिन 24 नवंबर को खिताब की रक्षा के लिए अपने अभियान की शुरुआत फ्रांस के खिलाफ करेगा। भारत को तुलनात्मक रूप से आसान ग्रुप बी मैच में कनाडा, फ्रांस और पोलैंड के साथ रखा गया है। पूल ए की अगर हम बात करें तो उसमें बेल्जियम, चिली, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका को जगह मिली है। पूल सी में कोरिया, नीदरलैंड्स, स्पेन और अमेरिका, जबकि पूल डी में अर्जेंटीना, मिस्र, जर्मनी और पाकिस्तान है। फ्रांस के बाद भारतीय टीम 25 नवंबर को कनाडा जबकि 27 नवंबर को पोलैंड से खेलेगी। सेमीफाइनल 3 दिसंबर को जबकि फाइनल मैच 5 दिसंबर को खेला जाएगा और ये पता चलेगा कि कौन बनता है चैंपियन। जूनियर महिला टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भारत को गत चैंपियन अर्जेंटीना, जापान और रूस के साथ पूल सी में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 6 दिसंबर को रूस के खिलाफ करेगा और फिर 7 दिसंबर को अर्जेंटीना और 9 दिसंबर को जापान से खेलेगा। तो ये तो था लेखा जोखा FIH जूनियर हॉकी विश्व कप का। और चूंकि भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, लखनऊ में जीते थे 2016 में और वो अभी भी यादें हैं काफी ताजा। और बहुत सारे प्लेयर्स उनके जूनियर्स के जो थे वो सीनियर टीम में आए, उन्होंने खेला और उनका जो प्रदर्शन इतना अच्छा रहा ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, जहां उन्होंने 41 साल के बाद इंडिया ने एक मेडल जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। बहुत सारे प्लेयर्स उसी जूनियर टीम से आए थे और मनप्रीत उनके कैप्टन थे टोक्यो में, जिसके चलते उन्होंने मेडल जीता। और हम यही आशा कर सकते हैं कि ये 5 साल बाद जो दूसरा एक इंडिया को, भुवनेश्वर को एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू होस्ट द जूनियर वर्ल्ड कप, मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया फिर एक अगले साइकिल जो ओलंपिक की आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2024 पेरिस, क्योंकि अब तो पेरिस सिर्फ 3 साल दूरी पे है। 2028 के लिए जो है एक अच्छी टीम जो है तैयार कर सकेगा और होपफुली वो अगर क्वालिफाई करता है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए भी
अपना बिल्कुल। तो ये अगर हम देखें तो ये जो बडिंग प्लेयर्स हैं, जो जूनियर प्लेयर्स हैं, यही जाके सीनियर टीम में खेलेंगे और इस बार FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में उम्मीद है कि भारत दोबारा चैंपियन बन के उभरेगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की लंबे समय बाद वापसी निराशाजनक रही है। डेनमार्क ओपन में खेलने उतरी साइना को पहले ही दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। डेनमार्क ओपन में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सुनते हैं हमारे सहयोगी मोनिश शर्मा की ये रिपोर्ट। भारतीय महिला स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की लंबे समय बाद वापसी निराशाजनक रही। डेनमार्क ओपन में खेलने उतरी साइना को पहले ही दौर में हार कर टूर्नामेंट से होना पड़ा बाहर। दूसरी तरफ लक्ष्य सेन ने पहले दौर की बाधा पार कर दूसरे दौर में अपनी जगह तो पक्की कर ली। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने हमवतन सौरभ वर्मा को सीधे गेम्स में हराकर डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ गया। लक्ष्य ने एक तरफा मुकाबले में राष्ट्रीय चैंपियन सौरभ को 26 मिनट में 21-9, 21-7 से हराया और अल्मोड़ा के 20 साल के लक्ष्य का अगले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त और ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से मुकाबला होने की उम्मीद है। चोट की वजह से उबर कप फाइनल मैच के बीच से हटने वाली लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना को पहले दौर में जापान की दुनिया की 20वें नंबर की खिलाड़ी आया ओहोरी ने पहले ही दौर में हरा दिया। भारत के डबल्स खिलाड़ियों ने भी निराश किया है और सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा के अलावा कोई भी विरोधी जोड़ियों को टक्कर तो नहीं दे पाया। सात्विक और अश्विनी को मिक्स डबल्स में फेंग झान यी और यू युई की चीन की जोड़ी से शिकस्त झेलनी पड़ी। अश्विनी और एनसिक्की रेड्डी की राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जोड़ी को ली सोही और शिन स्यूंगचान की कोरिया की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। जी हाँ, अगर हम देखें अजय, तो जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पे डेनमार्क ओपन में काफी उम्मीद थी कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, पीवी सिंधु अभी भी चीज अलाइव, वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं पीवी सिंधु और उसके, लेकिन हाँ किदाम्बी श्रीकांत वो एग्जिट कर गए। आज साइना नेहवाल एग्जिट कर गई। देखिए साइना नेहवाल का तो परफॉर्मेंस काफी पैची रहा है। वो ओलंपिक्स के लिए भी आपको याद होगा तो शी कुड नॉट क्वालिफाई, जबकि पीवी सिंधु ने उन्होंने अपने रिक्वायर्ड पॉइंट्स इतने अर्न कर लिए थे BWF के टूर्नामेंट्स में खेल के, जिसके चलते वो गई और उन्होंने अपना दूसरा मेडल जीता। बट साइना नेहवाल डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस डिप हो रहा है एज के साथ साथ, और उसके अलावा ये भी है कि कोविड के टाइम के चलते जो फिजिकल फिटनेस जो चाहिए, जो टूर्नामेंट्स खेलना चाहिए, उन्होंने खेला नहीं है काफी टाइम से, तो आने में उस लेवल पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ियों का जो सफर है वो बेहतर रहेगा और वो निश्चित रूप से जीत के आएंगे। बात करते हैं फुटबॉल की। भारत की अंडर 23 फुटबॉल टीम AFC अंडर 23 एशियाई कप में भाग लेने के लिए कल दुबई पहुंची। भारत की 23 सदस्यीय टीम और सहयोगी स्टाफ बेंगलुरु से रवाना हुए, जहां टीम पिछले 2 दिनों से अभ्यास कर रही थी। भारत को ग्रुप ई में ओमान, यूएई और किर्गिज गणराज्य के साथ रखा गया है। उसका पहला मैच 24 अक्टूबर को ओमान से होगा। भारत के मुख्य कोच इगोर स्टुवक ने कहा है कि हर देश में प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं जो पहले से ही अपने देशों के लिए सीनियर स्तर पर खेल रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे खिलाड़ी, लेकिन हमें इस टीम में सही संतुलन तैयार करने की जरूरत है। भारत 24 अक्टूबर को ओमान से खेलने के बाद 27 अक्टूबर को यूएई और 30 अक्टूबर को किर्गिज गणराज्य से मैच खेलेगा। तो कहीं ना कहीं जो अंडर 23 फुटबॉल टीम है ये भी हमारी पूरी तरीके से, देखिए ये काफी इनको एक इंकरेजमेंट इसलिए होगी ये जीतने का, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट AFC एशियन कप अंडर 23 का। इसमें फायदा इंडिया को इसलिए होगा क्योंकि अभी अभी इंडिया सीनियर टीम जो है सैफ चैंपियनशिप जीत के लौटी है मालदीव से, जहां उन्होंने नेपाल को हराया था और काफी अच्छे मार्जिन से हराया था। तो उसमें काफी सारे अंडर 23 के प्लेयर्स भी खेले हैं इंडिया के, तो वही प्लेयर्स जो आए हैं और इगोर स्टिमैच ने उनको टीम में रखा है।
और उनको लेके गए हैं और वही AFC एशियन कप क्वालिफायर में भी खेलेंगे, जिससे बहुत फायदा मिलेगा। इसका एडवांटेज हमें मिलेगा। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। अजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।